लोग बताओगे मुझे, ठीक है। और क्या क्या गलतियां हुई वो तो तुम लोग मुझे बता ही नहीं रहे हो कि पिछली बार क्या गलतियां हुई। तो इस बार तो मुझे बताओ तुम लोग कि कितनी क्या गलतियां रही। चलो देखो, जैसे रणवीर ने बताया कि सर 65 मार्क्स आए, अनअटेम्प्टेड 0, तो ऐसे तो नहीं करना है। सब अटेम्प्ट भी नहीं करना है कि बस लगा दिए, ये भी नहीं करना है। अगर आपको सब आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं कि सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये रणवीर ने गलत किया, ये आप लोगों को नहीं करना, ये सीखना है। उतने ही क्वेश्चंस करने हैं जितने आ रहे हैं। रॉन्ग आंसर 7, ठीक है, रॉन्ग आंसर 7, करेक्ट आंसर 18, ठीक है, अच्छी बात। पार्शियली करेक्ट का तो कुछ नहीं है। देखो इसने कुछ किया है, कुछ तो समझ में आ रहा है। परसेंटेज बताया कि 65% आया, एक्यूरेसी बताया 72%। एक्यूरेसी को बढ़ाने की जरूरत है। एक्यूरेसी हमेशा 85 से ऊपर रहनी चाहिए, हमेशा 85 से ऊपर रहनी चाहिए, ठीक है। टॉपर के मार्क्स 75 आए हैं क्या? परसेंटाइल कितना है? 87.86, और रैंक आ गई 6। सिर्फ फिजिक्स में बता रहे हैं, कहा में बता रहे हैं? अच्छा, ये कहाँ, ये आपको एनालिसिस में दिया जाता है क्या ये? यस सर। अच्छा, ये एनालिसिस में बताया जाता है सारी चीजें कि किसका क्या है, कैसे है, ठीक है। देखो एनालिसिस करके उन्होंने खुद दे दिया, अब तुम्हें ज्यादा करने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें बस इस वाले पार्ट में कि रॉन्ग आंसर 7 क्यों हुई, इसमें तुम्हें खुद का एनालिसिस करना है। रणवीर सिंह का हो गया भाई, कार्तिक का भाई 80 मार्क्स आए हैं। अच्छा, मार्क्स 80 आए हैं कार्तिक के? अच्छा भाई, ठीक है, गुड। ये जेन्युइन वाले मार्क्स हैं कि थोड़ा बहुत इधर उधर इंटरनेट पे सर्च करके करके सॉल्व किया है? किया है तो वो भी बताओ, जेन्युइन है कि क्या किया है, ताकि कुछ मुझे अंदाजा हो। एक तरीके से तुम लोगों का डॉक्टर हूं मैं, अब डॉक्टर को तुम बताओगे नहीं चीजें तो डॉक्टर सही कैसे करेगा? कार्तिक, 80 मार्क्स कैसे आ गए जब 4 अटेम्प्ट? अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। करेक्ट आंसर 21 है, पार्शियली करेक्ट 0। अच्छा, परसेंटेज 80, एक्यूरेसी 84। हाँ, एक्यूरेसी ठीक है, ऐसी एक्यूरेसी बना करके रखना है सभी बच्चों को। 85 से ऊपर तो रखनी है एक्यूरेसी। टॉपअप के मार्क्स 86 बता रहे हो, और यहाँ पे टॉपअप्स के मार्क्स 75 बता रहे हो, ठीक है। तो परसेंटाइल 87.86 है, परसेंटाइल 95 पॉइंट, रैंक 3 है, ठीक है। नहीं तो जेन्युइन है, ठीक है बेटा, ठीक है। बाकी लोग का एनालिसिस कहाँ है, बाकी लोग की बातें कहाँ है भाई? अब बोला करो क्लास में तुम लोग, इतने शाई मत बनो, इतना घबराने की डरने की जरूरत नहीं है। मैं खा नहीं जाऊंगा तुम लोगों को, बातें किया करो मुझसे भी। हाँ, इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, पूछ रहे हो क्या कह रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ तुम लोगों, आपने टेस्ट दिया सिमरन, और आपके टेस्ट में कितने मार्क्स थे, कितने करेक्ट थे, कितने इनकरेक्ट थे, ठीक है। परसेंट एक्यूरेसी रेट कितना रहा, अटेम्प्ट रेट कितना रहा, परसेंटाइल कितना बना, ये सारी बातें। हाँ बताओ ना, फिर मुझे बताओ कि क्या क्या चीजें हैं। एनालिसिस किया ही नहीं तो फिर बताओगे कैसे? है ना, ध्यान ही नहीं दे रहे हो, सीरियस ले ही नहीं रहे हो चीजों को, तो फिर बताओगे कैसे? अब तुमको सारी चीजें बताई जा रहा है कि जेईमेंस क्रैक करना है तो ये चीजें करना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ने पढ़ने से नहीं होता है। होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ पढ़ने पढ़ने से नहीं होता, चीजें बाकी और भी देखना पड़ेगा, तभी कुछ समझ में आएगा कि करना क्या है। वरना बिना किसी डायरेक्शन के इधर भागे जा रहे हो, उधर भागे जा रहे हो, तभी कुछ पा नहीं पाओगे। एक डायरेक्शन पकड़ने के लिए, एक डायरेक्शन समझने के लिए पता होना चाहिए कि क्या चीजें चल रही है, क्या मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ क्या गलत है, और मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो जब एनालिसिस करोगे तो तुमको अपनी डायरेक्शन समझ में आएगी, ठीक है। नहीं, फिजिक्स का बताओ बेटा, सिर्फ सिमरन बेटा, सिर्फ फिजिक्स का बताओ। चलो, चलो बस, तुम लोग तो ज्यादा कुछ बता नहीं रहे हो, ना बात कर रहे हो मुझसे ज्यादा, तो ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। हाँ देखो, अब क्वेश्चन पेपर ये था, क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व कर, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना था ना, स्क्रीनशॉट लिया करिए। अगर अभी भी ओपन हो सकता है तो ओपन करो और चेक करके मुझे बताओ। लखवीर लादी के 217, ठीक है। अब जेन्युइन रहना, देखो कभी भी टेस्ट देना तो ये मत करना कि थोड़ा सा इधर देख लें, थोड़ा सा उधर देख लें, कभी मत करना। नहीं आए ठीक है, 0 मार्क्स आए ठीक है, नेगेटिव मार्क्स में आए ठीक है, लेकिन इस चीज की कभी आदत मत लगा लेना। जरा एक बार भी अगर तुमने कर लिया कि लाओ थोड़ा सा बुक उठा के देख लें, या नोटबुक उठा के देख लें, इंटरनेट पे थोड़ा सा देख लें,
समझ लो बहुत ही गंदी आदत है, वो लग गई तो लग गई, तो कभी जिंदगी में तुम सही नहीं कर पाओगे, अपने आप को ट्रेन नहीं कर पाओगे, अपने अंदर वो चीज सॉल्व करने वाली क्वालिटी और इन क्वेश्चन से लड़ने वाली क्वालिटी अपने अंदर जनरेट कभी नहीं कर पाओगे। तो कभी इस गंदी आदत को मत लगाना कि हम लोग थोड़ा सा इंटरनेट देख लें, या थोड़ा सा बुक देख लें, या थोड़ा सा नोट्स देख लें, या कुछ भी हमने शॉर्ट नोट्स बना रखा है वो, ठीक है। ये वाली चीज कभी मत करना, जेन्युइन रहो हमेशा, ठीक है। ये चीज जेन्युइन होने का मतलब खुद से जेन्युइन होना है, तो हमेशा खुद से तो जेन्युइन रहो कि मैंने ये गलत किया है तो किया है, ओन करो, और जो मैंने सही किया है ओन किया है। हाँ, 7 रॉन्ग थे, ठीक है, मनदीप के भी 7 रॉन्ग थे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पूरा अच्छे से जैसे बताया ना, ऐसे कार्तिक ने सारी चीजें कि क्या एक्यूरेसी रेट था, कितना करेक्ट था, कितना इनकरेक्ट था, कितना मार्क्स हुआ, कितना परसेंटेज बना, कितना परसेंटाइल बना, टॉपर के क्या मार्क्स थे। टॉपर के तो 2 अलग अलग मार्क्स बता रहे हो तुम लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक कोई 75 बता रहा है टॉपर्स का मार्क्स, और एक कोई मुझे ये बता रहा है कि टॉपर के मार्क्स कितने थे, 86 थे, ठीक है। चलो चलो, अब सारा तो मैं नहीं कराऊंगा क्वेश्चन, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं दूसरे बैच में, तो उसकी रिकॉर्डिंग में भेजूंगा इन क्वेश्चंस की, और आपको उसकी रिकॉर्डिंग देखनी है। और बचे हुए पार्ट जो है क्वेश्चंस के, मैं यहाँ पे कराऊंगा, और यहाँ की रिकॉर्डिंग वहां जाएगी, वहां वाले बच्चे देखेंगे, ठीक है। रॉन्ग साथ राइट 12, फिजिक्स में 72, हाँ ठीक है, गुड। 72 इज अ गुड स्कोर, बट यू नीड टू इम्प्रूव। खुशमीत के राइट 12 थे, ठीक है, चलो। रॉन्ग 7 थे, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 12 4 48 हो जाएगा, और 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 41। खुशमीत, अब आपको समझ में आ गया कि आपको किस डायरेक्शन में कोशिश करनी है। आपके मार्क्स 41 आ रहे हैं अगर फिजिक्स में, तो कम है, ठीक है। आपको और मेहनत करने की जरूरत है, कम से कम 70 पार तो होने ही चाहिए, 100 में से 70 पार होने चाहिए। करेक्ट 18 है, ठीक है, रॉड 7 है, तो 11 4 44, और उसमें से 7 ये कम कर दो, तो मनदीप के भी थोड़े से कम हो गए मार्क्स, ठीक है। 70 मार्क्स थे, अनअटेम्प्टेड 0, रॉन्ग आंसर्स 5, करेक्ट आंसर्स 20, ठीक है। मार्क्स 70 ठीक है, मार्क्स 70 ठीक है, लेकिन ये इस पे सेटल होने लायक ना मार्क्स नहीं कि इस पे हम सेट हो गए। सारे अटेम्प्ट नहीं करना है, सारे अटेम्प्ट नहीं करना है, हमेशा शुरू से बताया है। जे मैथ्स में ऐसे सारे अटेम्प्ट कर दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा मामला। आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है सबसे पहले, सबसे पहला काम यही करना है आपको कि जो सबसे इजी है और आपको कंफर्मेशन है कि हाँ 100% करेक्ट है, वो क्वेश्चन करना है कि भाई जिसमें आप 100% श्योर हो, कंफर्म हो। उसके बाद ऐसे मॉडरेट क्वेश्चंस करना है जिसमें थोड़ी सी मेहनत करके आप आंसर्स निकाल ले रहे हो, ठीक है, मेहनत करके आपने आंसर्स ऑब्टेन कर लिए, ठीक है। उसके बाद वो क्वेश्चंस करना है जिसमें मोर मेहनत करना है, आपको ज्यादा मेहनत करना है, और फिर उसके बाद उसके आंसर्स निकाल लिए। और चौथी चीज आपको क्या करना है, लीव करना है क्वेश्चंस जिसमें आप बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल कुछ कंफर्म ही नहीं हो रहा है कि आंसर्स के क्या होंगे, उसको लीव करना है, लीव आंसर्स, ठीक है, लीव आंसर्स, उसको लीव करना है, लीव क्वेश्चन, ठीक है, उस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है। ये 4 काम करना है आपको। एक तो सबसे पहले सबसे इजी वाले करो, पहले पूरा क्वेश्चन पेपर देखो। होता ये है शुरू में, शुरू के 4 क्वेश्चन बच्चे पढ़ लिए, अरे बाप एक इतना टफ क्वेश्चन आया हुआ, हम तो कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं होता है किसी भी पेपर में, ये बच्चों का मोरल डाउन करने के लिए दिया जाता है, बच्चों को थोड़ा सा टफ सिचुएशन देने के लिए दिया जाता है। नहीं करना है ऐसे। शुरू के 25 क्वेश्चंस हैं तो पहले बैठ के 25 क्वेश्चंस पढ़ लो, उसमें फिर दिमाग में सेलेक्ट कर लो कि ये वाले इजी है मैं करूंगा, ये वाले इजी है मैं करूंगी, ये वाले इजी मैं करूंगा, ऐसे कर करके सेलेक्ट कर लो इजी वाले। उस इजी वाले को सेलेक्ट करने के बाद, उस सेलेक्ट इजी वाले को सेलेक्ट करने के बाद उसको करके टिक कर लो। उसके बाद थोड़ा सा जो मॉडरेट वाले हैं जिसमें तुम कर सकते हो, कैलकुलेशंस करना है, जो तुमको समझ में आ रहा है आसानी से कर सकते हैं वो करो, ठीक है। जैसे कि ये इजी वाला क्वेश्चन था, चलो यही समझा देता हूँ। जैसे ये ग्राफ वाला इजी क्वेश्चन था, करना था फौरन। फिर उसके बाद ये कार वाला भी रेक्टिलिनियर मोशन का इजी था, इसको सेकंड नंबर में रखो कि भैया मॉडरेट है, कैलकुलेशन करना है। फिर उसके बाद ये भी क्वेश्चन क्वेश्चन इजी था, कुछ खास नहीं करना था, इसको रखो फर्स्ट वाले में। फिर ये भी क्वेश्चन इजी था, ग्राफ वाला, कुछ करना नहीं है, फर्स्ट वाले में रखो इसको। ये भी क्वेश्चन इजी था, या तो फर्स्ट में रख सकते हो या तो सेकंड में रख सकते हो, तुम्हारे पर डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव है चीज, ठीक है। ऐसे रखो, इन क्वेश्चंस को कैटेगराइज करो। ये भी क्वेश्चन इजी है, बस देखना है, ग्राफ में बता देना है। ये भी क्वेश्चन इजी है, देखना है, ग्राफ में बता देना है। थोड़ा जूम करें। जूम कर दूं, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन तुम्हारे पेपर यस तुम्हारे सर। पास थे, हाँ, ये तुमको ऐसे बांटना है,
अब देखो आज सीखो यही चीज, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहे हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ, मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे वेलोसिटी की इक्वेशन दिख रही है, तो मुझे समझ में आ रहा है कुछ तो हमको इसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसको आप रख लो थर्ड वाले में, डिफरेंशिएट करके ऐसे करना है। ये क्वेश्चन कुछ अलग ही लग रहा है, अजीब ही लग रहा है, इसको फोर्थ वाले में फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि नहीं करना है। ये क्वेश्चन ये भी थोड़ा काफी डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं करना है, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं शुरू के जो 2 मिनट में तुमको क्या करना है वो समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस भी कुछ इक्वेशन दिख रही है, और सर ने ट्रेजेक्टरी इक्वेशन पढ़ाई थी और उसमें कुछ था नहीं, बस कंपेयर करके चीजें निकालनी थी। तो ये वाला तुम थर्ड में रख सकते हो कि मैं कर सकता हूँ कैलकुलेट करके, ठीक है। स्टोन फ्रीली फॉल कर रहा है, लास्ट सेकंड ऑफ द मोशन में कुछ खास ऐसा लग नहीं रहा है, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर 2 डाल दो इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी कुछ खास ऐसा लग नहीं रहा है, टाइम का दिया गया है, रिलेटिव मोशन दिया गया है, और क्या पूछा गया है, इक्वेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन पूछा गया है। ये भी या तो 1 में डाल दो या तो 2 में डाल दो, जिसका थोड़ा सा कमांड है वो 1 में डाल दो, जिसका कम कमांड है उसको 2 में डाल दो। करना क्या है, इसमें आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का आपको बताना है एक्सटी ग्राफ। तो आपको पता है कि एक्सटी ग्राफ किस शेप का होता है, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है तो एक्सटी ग्राफ का शेप क्या होगा, एक्सटी ग्राफ का क्या शेप होगा बेटा, पैराबोला। पैराबोला होगा। पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, बाउल वाली इक्वेशन बताओ पैराबोला की। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई। के वाई, या यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो एक्स स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा टाइम स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो मैं लिखूंगा। तो कुछ इस तरीके से थी। इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 1 नहीं, डिग्री क्या होता है, किसी भी इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होता है वो उस इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। अब बताओ डिग्री क्या है, 2। अच्छा यहाँ पर डिग्री 1 है, कहीं पे भी मैक्सिमम पावर 2 नहीं दिख रही, यहाँ पे डिग्री 1 है, मैक्सिमम पावर 2 नहीं दिख रही, यहाँ पे डिग्री 1 है, मैक्सिमम पावर दिख रही। यहाँ पे इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को बोथ साइड से स्क्वायर करूंगा, तो ये बन गया अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये क्या बन गया बीटा प्लस एक्स। अब इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 2 हो जाएगी। अच्छा डिग्री किससे पता चला, अल्फा अल्फा पे पावर 2 से पता चला कि टी पे पावर 2 से पता चला, अल्फा पे पावर, अल्फा इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट के पावर को नहीं देखते, यहाँ लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, नहीं लिखा हुआ होगा, अच्छा लिखा भी है अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के पावर से नहीं देखते हैं, वेरिएबल के पावर से देखते हैं। वेरिएबल का कितना पावर है बेटा, 2। यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है, इस पर वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है, हाँ एक्स पर। और ये बीटा वेरिएबल है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। कांस्टेंट के पावर को नहीं देखना है, डिग्री बताना है तो वेरिएबल के पावर को देखना है। तो वेरिएबल का पावर कितना हो जाएगा इस इक्वेशन में, 2 हो जाएगा ना। टी का पावर क्या है बेटा 2, तो जो वेरिएबल पावर होगा वही डिग्री कहलाएगा। पूरी इक्वेशन में किसी भी दो वेरिएबल हैं, कितने वेरिएबल हैं पूरी इक्वेशन में, 2 कौन कौन से वेरिएबल हैं, टी और एक्स। अब कांस्टेंट कौन कौन से हैं, अल्फा अल्फा बीटा। कांस्टेंट की पावर को नहीं देखना है, वेरिएबल की पावर को, दोनों वेरिएबल में से मैक्सिमम पावर कितनी है, ये टी पे 2 है, तो वही डिग्री हो जाएगी। और 2 डिग्री वाली इक्वेशन किसकी होती है, पैराबोला की होती है कि नहीं होती है, यस सर। हाँ। और पैराबोला एक्सटी ग्राफ में बनता है किसके लिए, किस मोशन के लिए बनता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो अब मैं डायरेक्ट भी पूछ सकता था कि क्या इक्वेशन बनेगी, तो लेकिन ग्राफ के थ्रू पूछ रहा हूँ कि उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, उसकी इक्वेशन ऐसी होगी, उसकी डिग्री 2 होगी, तो कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, यस सर। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 कराऊं, ओह ये क्या हो गया, अच्छा 8 नहीं 18 है, अच्छा 18 है, हाँ मैं क्वेश्चन नंबर 18 से करा रहा हूं, ठीक है। 17 क्वेश्चन भी देखोगे पढ़ोगे तो अब पार्टिकल एट इनिशियल वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी दे रखी है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, एक्सेलरेशन दे रखा है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, टाइम दे रखा है। तो भैया वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम, और पूछा जा रहा है उसकी क्या पूछा जा रहा है, स्पीड, फाइनल स्पीड पूछा जा रहा है। इनिशियल स्पीड दे रखा है भाई, ठीक है,
एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है और फाइनल स्पीड पूछा जा रहा है, तो भाई v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगा लूंगा। अब कुछ बच्चों के लिए ये नंबर 1 टाइप का हो जाएगा कि बहुत इजी, मैं फटाफट कर दूं। कुछ बच्चों के लिए नंबर 2 टाइप का हो जाएगा कि इजी है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, तो उस हिसाब से नंबरिंग कर लो कि 1 में डालूं कि 2 में डालूं, ऐसे ऐसे नंबरिंग कर लो। फिर सबसे पहले सब 1 को सॉल्व करो फटाफट, फिर उसके बाद 2 को सॉल्व करो, फिर 3 को सॉल्व करो और 4 वाला छोड़ ही दो। ये करना होगा आपको, ऐसे क्वेश्चन करने होंगे। क्या ये बात समझ में आई सारे स्टूडेंट्स को कि नहीं समझ में आई? यस सर। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 18 से करा रहा हूँ, शुरू करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 17 तक मैंने करा दिया है और ये चीजें आप रिकॉर्डिंग की लिंक भेज दूंगा, उसमें आप देखोगे 17 तक मैंने कैसे क्या चीजें कराई। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं ध्यान से। 17 कहता है कि 17 कह रहा हूं 18 a car accelerates from rest at constant rate for 10 seconds and covers a distance x. It covers a distance y in the next 10 seconds in the same direction. Which of the following relation is true? तो 10 सेकंड तक एक्सेलरेट करता है, डिस्टेंस कवर करता है x, और फिर उसके बाद जो डिस्टेंस कवर करता है अगले 10 सेकंड में वो y करता है। एक्सेलरेशन सेम है, तो कौन सा रिलेशन सही होगा? अब इस क्वेश्चन को अगर मैं करूं तो एक कार है जो 10 सेकंड तक चलती है और 10 सेकंड तक चलने के बाद x डिस्टेंस कवर करती है और इस पर एक्सेलरेशन a लगा होता है। एक्सेलरेशन a है, जो भी है वैल्यू एक्सेलरेशन की, a एक्सेलरेशन है, ठीक है। उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट 10 सेकंड तक वो चलती है कार, लेकिन इस बार डिस्टेंस कवर करती है y, इस बार डिस्टेंस कवर करती है y और एक्सेलरेशन अभी भी वही है। तो ये एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है बेटा, ये एक्सेलरेशन हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये टाइम हो गया। अच्छा ये पहले बताओ, इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगेगा कि डिस्टेंस स्पीड टाइम लगेगा? यहाँ पे क्या लगेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा कि डिस्टेंस स्पीड टाइम लगेगा? डिस्टेंस स्पीड टाइम। डिस्टेंस। एक्सेलरेशन प्रेजेंट है कि एक्सेलरेशन जीरो है? सर प्रेजेंट है। अगर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो किस टाइप का मोशन हुआ? इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ, मोशन किस टाइप का हुआ? यूनिफॉर्म मोशन हुआ कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हुआ? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड अब मोशन। कौन सा लगेगा, डिस्टेंस स्पीड टाइम लगेगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा? इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ, अब वो कौन सी इक्वेशन है जिसमें एक्सेलरेशन आता हो, डिस्प्लेसमेंट आता हो, टाइम आता हो? S is equal to ut plus half at square। इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में लगा रहा हूँ। कितना डिस्प्लेसमेंट है? x है। इनिशियली बॉडी 0 पे थी तो ये वाला खत्म हो गया। हाफ a, एक्सेलरेशन a पता नहीं मुझे, और t स्क्वायर a से b तक की जर्नी की बात मैं कर रहा हूँ, तो a से b तक का टाइम कितना हो जा रहा है? 10 स्क्वायर यानी कि 100। इसको सॉल्व करूंगा तो 50, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 50a। फिर उसके बाद मैं सेम चीज करूंगा किसके लिए? यहां से पूरी जर्नी AC तक के लिए करूंगा, पूरी जर्नी के लिए करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ की B पर वेलोसिटी पता नहीं है, मैं कैलकुलेट करूंगा भी नहीं, ठीक है। अच्छा, तो पूरी जर्नी को मैं मान लेता हूं, यहां से यहां तक की जर्नी x और यहां से यहां तक की जर्नी डिस्टेंस y, तो पूरी जर्नी में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा? पूरी जर्नी में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? अगर यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक y है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया पूरी जर्नी में a से c तक? x प्लस y हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं डालूंगा x प्लस वाई। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 छोड़ दिया, ये टर्म खत्म हो गया, एक्सेलरेशन a। और अगर ये यहां से यहां तक 10 सेकंड, यहां से यहां तक 10 सेकंड, तो पूरी जर्नी में टोटल टाइम कितना लगा बेटा? 20 सेकंड और उसका 20 सेकंड का स्क्वायर करूंगा तो 400 हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 2 2 4 200 200 और ये कितना हो गया? हाँ, 200a हो गया। तो ये x प्लस वाई हो गया, ये पहली इक्वेशन थी, ठीक है, और ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। इस पहली इक्वेशन में से मैं क्या कर रहा हूं कि a की वैल्यू बनाता हूं, a को सब्जेक्ट। देखो जब भी मैं बोलूं बेटा सब्जेक्ट बनाना तो उसको समझ जाओ कि अकेले करना है, लेफ्ट में करना है, एकदम अकेला कर देना है। तो a की वैल्यू कितनी बन जाएगी यहां से? x बाय 50 हो जाएगी। इसको इक्वेशन 3 बोल देता हूं। तो पुट 3 इंटू 2, ठीक है, a की वैल्यू उठा के सेकंड इक्वेशन में डाल रहा हूं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 200a की वैल्यू कितनी बताया? x बाई 50। सॉल्व करूंगा तो 4 हो जाएगा क्या?
तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4x और y इज इक्वल्स टू 3x। सही किया क्या? Yes, sir. हाँ, इस तरीके से आप सॉल्व करके रिलेशन निकाल लिया आपने कि y की वैल्यू क्या है 3x है। तो अब आप क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? 18 था। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपने हमको सॉल्व करके बता दिया कि y इज इक्वल्स टू 3x हो जाएगा रिलेशन, y इज इक्वल्स टू 3x हो जाएगा रिलेशन, और आप टिक कर दोगे ऑप्शन नंबर 4 को। करेक्ट है बात? यहां तक समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, हाँ। sir. अब देखो 19th क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है जो कि दो ग्राफ है, एक 30 डिग्री बना रहा है और एक 45 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो आपको वेलोसिटीज का रेशियो निकालना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं बेटा? Slope, sir. स्लोप का मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे हम? Delta x by delta Tan t. theta. tan थीटा। हाँ, dx बाई dt भी बोल सकते हो, लेकिन हमको इक्वेशन नहीं दी गई है तो हम नहीं यूज कर सकते। हमको एंगल दिया है तो हम tan थीटा निकालेंगे। फर्स्ट के लिए एंगल था 30 डिग्री, ए के लिए एंगल था 30 डिग्री, तो उसका वेलोसिटी यानी कि स्लोप यानी कि tan 30 कितना हो जाएगा बेटा? सही कर रहा हूं ना मैं कि कुछ गलत कर दिया? सही है बेटा? यही होता है ना? अगर एक्सटी ग्राफ का मैं स्लोप निकालूंगा तो मुझे कौन सी क्वांटिटी मिलेगी? Tan. Velocity. वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 by root 3. 1/√3। अब दूसरा वाला जो पार्ट था, दूसरा वाला ग्राफ था, उसके लिए एंगल 45 डिग्री था, तो वेलोसिटी मतलब tan स्लोप मतलब tan 45 क्या वैल्यू हो जाएगी? 1. 1। तो ये ए की वेलोसिटी हो गई, ये बी की वेलोसिटी। ए का बी से रेशियो पूछा है कि बी का ए से रेशियो पूछा है, ये भी देखना जरूरी है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पहले का 30 का 45, तो रेशियो ऑफ वेलोसिटीज पहले 30 वाला लिखा है तो पहले ए वाला, फिर 45 लिखा है तो फिर बी वाला। ठीक है, VA अपॉन VB कर लेंगे। VA की वैल्यू 1/√3 और 1/√3 VB की वैल्यू 1 सॉल्व कर लेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। तो VA और VB का जो रेशियो आ जाएगा बेटा कितना हो जाएगा? 1:√3 हो जाएगा। सही है क्या बात? Yes. Yes, sir. तो अब आप टिक कर दोगे ऑप्शन 1:√3 वाले को, ऑप्शन को टिक कर दोगे। ये रहा 1:√3 ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। द रिलेशन बिटवीन x एंड t आर गिवन। क्वेश्चन शायद पढ़ने में नहीं आए। द रिलेशन बिटवीन x एंड t आर गिवन बिलो फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्मली। अच्छा, अभी तो किया हमने और हमने इसको सॉल्व कर लिया कैसे? डिग्री इक्वेशन ऑफ द टू बता करके, डिग्री ऑफ द इक्वेशन 2 बता करके हमने इसको सॉल्व कर लिया कि अगर एक्सटी ग्राफ होगा तो पैराबोला बनेगा, पैराबोला बनेगा तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि क्यूबिक इक्वेशन होगी कि लीनियर इक्वेशन होगी? Quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब 2 पावर दोनों वेरिएबल पे कि 2 पावर एक वेरिएबल पे? एक variable. एक वेरिएबल पे। अच्छा, इसका जो आपने देखा वो देखा क्या? क्वेश्चन नंबर 20 में आपने क्वेश्चन नंबर 20 में आपने देखा कि अगर पैराबोला बन रहा है एक्सटी ग्राफ, ठीक है, तो उसकी जो डिग्री जो इक्वेशन होगी वो क्वाड्रेटिक होगी, और आपने बताया कि सर t² = kx के फॉर्म में होगी। उसी सेम का वीटी ग्राफ का शेप कैसा होगा? या मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ पे 2 डिग्री की इक्वेशन बन रही है तो वीटी ग्राफ में कितने डिग्री की इक्वेशन बनेगी? ये नहीं पढ़ा है क्या? मैंने पढ़ाया तो है क्लास में। नहीं पढ़ाया तो बताओ, वैसे मैंने पढ़ाया तो है। Sir, 1. 1 बनेगी। और इक्वेशन फिर किस फॉर्मेट में होगा? जैसे उधर बताया था ना फॉर्मेट y² = 4ax या kx वाला फॉर्मेट, वैसे यहाँ पे 1 डिग्री की इक्वेशन का फॉर्मेट बताओ। Y is equal to mx plus c. mx plus c है ना?
यही बताना चाह रहे हो ना, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। Yes, sir. x एक्सिस पर टाइम है तो मैं t लिख देता हूं, और y एक्सिस पर वेलोसिटी है तो मैं v लिख देता हूं। सही लिखा, गलत लिख दिया मैंने? सही। अब इसका जो ग्राफ का शेप होगा वो ये बताओ किस किस शेप का होगा? Straight line. स्ट्रेट लाइन दो होता है, एक होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक होता है इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस। कौन सा वाला? Inclined to x इंक्लाइन axis. टू एक्स एक्सिस होगा। वेरी गुड। अब उसका एटी ग्राफ बताओ कि एटी ग्राफ का डिग्री बताओ क्या होनी चाहिए? 0. 0। तो इक्वेशंस जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? Y is equal to c. हाँ, y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। y पे कौन सा वो है क्वांटिटी? Acceleration. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ पे कोई वेरिएबल रह गया क्या कि वेरिएबल नहीं रह गया? नो सर, कोई वेरिएबल नहीं। कोई वेरिएबल नहीं रह गया, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू हमको पता चल गई है और वो फिक्स्ड वैल्यू पता चल गई है, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। अगर कोई वेरिएबल नहीं होता है तो इक्वेशन की डिग्री क्या कहलाती है बेटा? 0. उसका शेप क्या होगा ग्राफ का फिर? Parallel to x axis. पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बस यही पूछ रहा हूं मैं, बस यही पूछ रहा हूं मैं। बात समझ में आई क्या? अब उसी में आप और सिखाओ। इस दफा मैं बोल रहा हूं वीटी ग्राफ बताऊं। वीटी ग्राफ मैंने दे दिया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है? वीटी ग्राफ दे दिया मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस, करेक्ट? तो इसकी डिग्री क्या हुई इक्वेशन की? 0। 0। और इक्वेशन क्या होगी? v इज इक्वल्स टू c। v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। अब इसके नीचे आते हैं कि इसका एटी ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, ये बताओ मुझे। सर इसकी भी डिग्री 0 ही होगी। इसकी तो डिग्री 0 होगी, वेरी गुड, शाबाश। लेकिन जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, ये बताओ। Along x axis. वेरी गुड, शाबाश। अगर वेलोसिटी देखो यहाँ पे कांस्टेंट है कि नॉट कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन प्रेजेंट है कि एक्सेलरेशन 0 है? 0। हाँ, अगर वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, कांस्टेंट है, फिक्स है, तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। और बहुत अच्छा बताया। किसने बताया? पुष्मित ने बताया ये। अच्छा, नहीं, No sir, मैंने अच्छा बताया. अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, एक मिनट। हाँ, वेरी गुड। नाम इधर दिख नहीं रहा, एक मिनट। गुड बेटा, नाम बताइएगा अपना। दिख नहीं महक. रहा। मैक, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी। तो इसकी डिग्री एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और इसका जो शेप हो जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं एक्सटी ग्राफ की बात करूंगा बेटा, तो इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1. 1 होनी चाहिए। वेरी गुड। देखो, एक्सटी से वीटी पे आ रहे हैं तो डिग्री कम हो जा रही है, वीटी से एटी पे आ रहे हैं तो डिग्री कम हो जा रही है। उल्टा जाएंगे कि एटी से वीटी पे जाएंगे तो डिग्री 1, और वीटी से एक्सटी पे जाएंगे तो डिग्री बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज दिखाया मैंने कि वीटी से अगर मैं एटी पे जाऊंगा तो डिग्री कम होनी चाहिए, लेकिन 0 से कम होती नहीं है डिग्री, तो वापस से डिग्री 0 ही रहेगी। लेकिन जब मैं ऊपर जाऊंगा वीटी से एक्सटी पे तो डिग्री 1 हो जाएगी। डिग्री 1 की इक्वेशन बताओ। Y is equal to mx plus c. वाई एक्सिस पे क्या रखूं? x। x इज इक्वल्स टू m। x एक्सिस पे क्या रखूं? D. t प्लस c। इसका इक्वेशन, इसका जो शेप होना चाहिए ग्राफ का, वो कैसा होना चाहिए? Inclined to x axis. इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस। बस ये तुम लोग को ग्राफ दोबारा समझाना पड़ेगा क्या पूरा? इतनी सारी चीजें तुमने बताई तो, लेकिन बाकी बच्चे तो बता ही नहीं रहे, तो ऐसे गड़बड़ नहीं करो भाई तुम लोग। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात सारी? यस सर। तो अब आप लोगों ने ये चीजें सीख लिया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि an object is projected with a velocity of 10 मीटर पर सेकंड making an angle of 30 degree with the horizontal from origin of xy vertical plane। वर्टिकल प्लेन का मतलब नॉर्मली जैसे ऑब्जेक्ट फेंकते हो ना, तो ये जो प्लेन होता है, अगर मैं आपको सिखाना चाहूं, ये जो प्लेन होता है बेटा, ये वर्टिकल प्लेन xy प्लेन होता है। ऐसे इसको लेटा दूं तो ये कह सकते हो कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। ठीक है, ठीक है, ये भी कर दूंगा तो ये भी वर्टिकल प्लेन हो जाएगा, ये भी कर दूंगा ऐसे वर्टिकल प्लेन हो जाएगा, ऐसे कर दूंगा तो ये वापस से क्या बन जाएगा बेटा? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन वापस से बन जाएगा। आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम का ग्राउंड फ्लोर, उस रूम का जो फ्लोर है वो कौन सा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल?
हॉरिजॉन्टल और जो आपका जो वो है सीलिंग है वो कौन सा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। और जो चारों दीवारें हैं वो कौन सा प्लेन हो जाएगा? वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। ठीक है, एक जो लाइन जा रही है ग्राउंड फ्लोर पर, एक लाइन लेंथ वाली, वो एक्स एक्सिस मान लो, और जो दूसरी लाइन जा रही है ग्राउंड फ्लोर पर वो वाई एक्सिस मान लो, और जो हाइट में जा रही है लाइन, आपकी दीवार में जो हाइट में लाइन जा रही है, कॉर्नर में जो हाइट में लाइन जा रही है, उसको जेड एक्सिस मान। तो उस हिसाब से ये बोलते हैं, इतना कोई इंपॉर्टेंट बात यहाँ नहीं। अलोंग एंड क्या है? वर्टिकल प्लेन हैविंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस अलोंग हॉरिजॉन्टल, पॉजिटिव वाई एक्सिस अलोंग वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है वो ये दे रखा है, वेयर एक्स एंड वाई आर कोऑर्डिनेट्स एट ए पॉइंट इन मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ √3a/b। ठीक है, √3a/b की बात की जा रही है, SI यूनिट्स में आपको बताना है, √3a/b की बात की जा रही है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर, ये बात की जा रही है, y इज इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर। अब मुझे डायमेंशंस की बात कर लो कि ये जो डायमेंशंस y की होगी, क्या एग्जैक्ट वही डायमेंशन ax की होगी? यस सर। और वही डायमेंशन bx की होगी कि bx स्क्वायर की होगी कि b की होगी? bx स्क्वायर। BX²। अच्छा, तो y की डायमेंशन ax की डायमेंशन, y की डायमेंशन क्या है बेटा? y क्या होता है? लेंथ। हाँ भाई, y वर्टिकल एक्सिस में लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया, x हॉरिजॉन्टल एक्सिस में डिस्टेंस हो गया। तो अब बताओ डायमेंशन क्या हो गई y की? वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल। अरे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोलो चाहे वर्टिकल डिस्टेंस बोलो, यूनिट क्या होगी? मीटर। मीटर। डायमेंशन क्या होगी? लेंथ। m0 l1 t0 हाँ L1 होगी यार। ठीक है, मैं मीटर रख रहा हूँ, a का मुझे नहीं पता। x क्या है? x की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर मीटर। मीटर। तो यहाँ से a की यूनिट क्या होगी बेटा? 1। यानी कि यूनिट लेस हुआ कि नहीं हुआ? यस सर हाँ। अब उसी तरीके से y, जो y का होगा वही ax का होगा, bx स्क्वायर का होगा। ये होमोजेनिटी के कॉन्सेप्ट में आपको मैंने पढ़ाया था यूनिट एंड डायमेंशन में, कि अगर कोई इक्वेशन है तो होमोजीनियस होती है, हर टर्म पे डायमेंशन सेम होती है, तो इस टर्म में भी डायमेंशन सेम होगी, bx स्क्वायर। करेक्ट है क्या यहां तक बात? यस सर। यस सर। y की डायमेंशन बताओ। मीटर मीटर। मीटर। l1 हाँ, डायमेंशन नहीं, एक्चुअली मैं यूनिट बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तुमने सही बोला। ठीक है, और x स्क्वायर है तो क्या लिख दूं यहाँ में? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो b की डायमेंशन क्या, b की यूनिट क्या हो जाएगी? 1/m। 1/मीटर या 1/m लिख लो, तो ये यूनिटलेस नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर तो इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। अब उसके बाद आगे आ जाओ। हाँ, अरे यार, ठीक है, यहां तक मैंने समझा दिया क्वेश्चन 21, फिर यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन 20। अच्छा, y इज इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर। जरा मुझे जनरल इक्वेशन बताना ट्रेजेक्टरी की प्रोजेक्टाइल मोशन में। x tan थीटा माइनस gx हाँ, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx² बाय 2u² cos² थीटा। वेरी गुड महक। देखो यार, महक ही बोल रही है एक बच्ची, बस ऐसे कैसे काम चलेगा? अब कंपेयर करके बताओ, x के साथ a है, यहाँ पे x के साथ tan थीटा है, तो फिर क्या लिखूं? tan थीटा इज a इक्वल equal टू to tan थीटा। हाँ, a इज इक्वल्स टू tan थीटा, और हमको पता है कि a की कोई डायमेंशन नहीं। यहाँ x स्क्वायर के साथ b है, माइनस माइनस कंपेयर हो गया, उसकी बात नहीं कर रहेंगे। x स्क्वायर कंपेयर हो गया, उसकी बात नहीं करेंगे। b और बाकी चीज कंपेयर करेंगे। तो b के साथ क्या है बेटा, जल्दी बताओ? g/2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने निकाल लिया। ऐसे क्वेश्चन पूछा क्या था? क्वेश्चन पूछा था कि ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ √3a/b। अच्छा, हमको वेलोसिटी दे रखा था इनिशियल 10 और एंगल दे रखा था 30। चलो, इनिशियल वेलोसिटी 10 दे रखा था और एंगल 30 दे रखा था, तो हम इसमें डाल देंगे वैल्यू में। b की वैल्यू कितनी, b इज इक्वल्स टू g की वैल्यू कितनी हो गई? 10 2 u स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100 cos 30 के मतलब होता है √3/2, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। सही है कैलकुलेशन मेरी? यस सर। तो 4 से 100 कैंसिल हो गया 25,
25 2 50, 53 150, तो b की वैल्यू आ गई 10/150। सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 1/15। सही है क्या? जल्दी बताओ भाई, गलत है क्या कुछ? देख लो, कुछ गलत है? 10/15 क्या? 10/15 कैसे हो? 1/15 थोड़ी होगा 10/150 होगा, है ना? सर, 2/3 होगा ना? 2/3 किसमें? 2 को 2 लिखा मैंने, जी को 10 लिखा, यू स्क्वायर को मैंने यस सर, सही है सही है सही है। cos 30 का मतलब √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे 3/4, 4 से 125 हो गया, 25 2 50, 53 से 150, ऊपर 0 नीचे 0 कैंसिल, 1/15। सही है क्या यहाँ तक? यस सर। चलो, अब a इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा दे रखा है tan 30, तो a की वैल्यू कितनी हो गई भाई हमारी? 1/√3। करेक्ट है क्या भाई? यस सर। यस सर। अब इन्होंने पूछा है कि भैया हमको √3 a/b की वैल्यू बताना है तुमको, √3 a/b। तो अब हम लिखेंगे √3 a/b। ठीक है, √3 को √3 लिखूंगा, a की वैल्यू 1/√3 और कोई यूनिट नहीं है यहाँ पे तो नहीं लिख रहा हूँ। अपॉन को अपॉन लिखा, b की वैल्यू आ गई 1/15 और इसकी यूनिट क्या थी? 1/मीटर थी। ये थे ना? अब ये ऊपर से √3 नीचे से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, पलट के मल्टीप्लाई होके 15 मीटर हो जाएगा। बात समझ आई क्या? यस सर। यस सर। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना था। 15 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आप लोग चेक कर रहे हो कि नहीं? आंसर शीट भी दिया गया था, हो सकता है भाई मैं गलत कर दूं। ठीक है, तो आपको बताना होगा। वैसे सही है, सारी चीजें सही है, बट टू बी अवेयर मैं बोलता हूँ चीजें। A stone falls freely such that the distance covered by it in the last second of its motion is equal to the distance covered by it in the first 5 seconds. It is in air for कितना सेकंड्स, कितने सेकंड्स के लिए एयर में होगा? तो जो लास्ट सेकंड होगा वही बता देगा कि हाँ आखिरी सेकंड इतना है, तो मतलब टोटल एग्जैक्टली इतने ही सेकंड्स के लिए रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करूं तो मैं यहां से एक बॉडी मूव कर रही है, ऐसे फ्लो गिर रही है, फ्री फॉल कर रही है। ये लास्ट सेकंड में उसने जितनी जर्नी ट्रेवल की है, ठीक है, मान लेते हैं nth सेकंड, ये लास्ट सेकंड में उसने जर्नी ट्रेवल की है s, और एग्जैक्टली उतनी ही जर्नी, उतनी ही s ट्रेवल की है इन कितने सेकंड्स में? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 सेकंड्स में उसने उतनी ही एग्जैक्टली जर्नी ट्रेवल की है। सही है क्या बात यहां तक? यस सर। एन की वैल्यू पता चल जाएगी कि 5वां सेकंड आखिरी था, तो हम बोल देंगे कि टोटल 5 सेकंड ट्रेवल किया। ऐसे ही है ना? यस। नहीं समझ में आए तो पूछो भाई, हर जगह हर बात यस यस करने की जरूरत नहीं है। समझ में आए, नहीं समझ में आए पूछो। तो अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि टोटल 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो टोटल कवर डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या लगाऊं मैं? u प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाऊं, u प्लस हाफ A 2n-1 लगाऊं? सर 2n-1 वाला। नहीं, टोटल 5 हाफ सेकंड में अगर आपको करना है, टोटल 5 सेकंड में डिस्टेंस कवर करना है टोटल, तब आप फॉर्मूला लगाओगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाओगे। और nth सेकंड में, 5वां सेकंड में फॉर एग्जांपल बोल रहा, नहीं एंड 5वां मत लो, एग्जांपल के लिए बोला मैंने। फॉर nth सेकंड में मान लो 10 सेकंड के लिए ट्रैवल किया, तो 10वें सेकंड में या 15 सेकंड टोटल ट्रैवल किया, तो 15वें सेकंड में, लास्ट सेकंड में, nth सेकंड में जो ये वाला कंडीशन है, नीचे वाली कंडीशन है, उसमें जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो क्या लगाऊंगा फॉर्मूला? u प्लस हाफ A 2n-1। हाँ, u प्लस हाफ A 2n-, ठीक है, तो u प्लस हाफ A 2n-1। ठीक है, अब बस वैल्यू ये वाली चीज सेम है। ठीक है, तो मैं इसको इक्वल रखूंगा। अच्छा, इसमें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कितनी थी भाई? जब बॉडी को ड्रॉप किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। तो ये वाला टर्म तो बेटा खत्म ही हो गया, तो क्या बचेगा? हाफ AT स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे भी खत्म हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, तो हमारे पास बचेगा हाफ A 2n-1। तो ये टोटल 5 सेकंड में है और ये nth सेकंड में है और इक्वल है, तो रख देते हैं इक्वल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 सेकंड में टोटल डिस्टेंस और nth यानी कि लास्ट वाला सेकंड जो है, आखिरी वाला सेकंड है, उसमें
जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो सेम है, रख देते हैं इक्वल। 5 सेकंड में टोटल डिस्टेंस हाफ ए टी स्क्वायर हुआ, ठीक है, हाफ ए टी, टी की वैल्यू हमको पता है ना 5 सेकंड है, तो 5 का स्क्वायर रखूंगा। करेक्ट किया ना यहाँ तक? Yes, sir. हाफ ए 2n-1 n की वैल्यू निकाल भाई, हाफ ए कैंसिल, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू 2n-1, उधर भेजेंगे तो 26 इज इक्वल्स टू 2n, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 13। 13। तो टोटल कितना टाइम रहा भाई? टोटल टाइम ऑफ जर्नी, टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना हो गया? अभी आप लोगों ने बताया कैलकुलेट करके 13 सेकंड। 13 सेकंड्स हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो Yes, टोटल sir. लास्ट सेकंड जो हो जाएगा जर्नी का, टोटल आखिरी सेकंड 13 है तो टोटल सेकंड 13 हो जाए। तो जो भी वैल्यू होगी आपको या तो टिक करना था या जो भी करना था आपने टिक कर दिया। आगे बढ़े, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा कहता है कि द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट पाथ इज गिवन एज अ फंक्शन 60 - 3t स्क्वायर, वेयर v इज इन मीटर पर सेकंड, t इज इन सेकंड, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना है। अच्छा, इक्वेशन दिया गया है, हाँ 60 - 3t स्क्वायर दिया गया है और आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमारे पास रिलेशन है, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या है इक्वेशन बताना क्या था? 60 - 3t स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी दिया गया भाई 60 - 3t स्क्वायर, और जो भी जर्नी हुई है t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड्स तक का मोशन हुआ है, इसके अकॉर्डिंग तो डिस्प्लेस बताना है आपको एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का रिलेशन होता है बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, करेक्ट? यही होता है ना? Yes, बेटा sir. जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं जीरो होगा? मैं समझाता हूं। आप हमेशा पहले ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश किया करो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वो फॉर्मूला तब लगाएंगे जब डायरेक्टली आपको इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दे दी गई हो तब। आ रही बात समझ में? चलो कैसे होगा? Yes, sir. हाँ ठीक है, इन u+v/2 वाला बेटा तब लगाना तब जब आपको कुछ दिया नहीं हो, ठीक है। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का निकाल सकते हो तो निकालो। अब कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी की इक्वेशन दी गई है हमको 60 - 3t स्क्वायर। वेलोसिटी को डेरिवेटिव के टर्म्स में क्या लिखूं मैं? डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन के टर्म्स में क्या लिखूं? कैसे लिखूं? dx by dt, ठीक है। इस dt को उधर भेज दे रहा हूं तो ये चला जाएगा उधर, और ये बन जाएगा 6t dt - 3t स्क्वायर dt, ठीक है। जिसको समझ नहीं आया दोबारा पूछो। और अब मैं क्या करूंगा? इसको इंटीग्रेट कर दूंगा और इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। शुरू में पोजीशन 0 थी, लास्ट में डिस्प्लेसमेंट x हो जाएगी। जब टाइम शुरू में हमारा 0 था तब डिस्प्लेसमेंट 0 था, टाइम जब शुरू में 0 था तब डिस्प्लेसमेंट 0 था। लेकिन जब टाइम 2 हुआ तो डिस्प्लेसमेंट पता नहीं कितना हुआ, तो मैं बोल रहा हूँ x हो गया। सही लिखा? सही समझाया आप लोगों को कि नहीं? Yes, sir. dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? 60 स्क्वायर नहीं, dx का इंटीग्रेशन पूछा ना बेटा। X. x हो जाएगा, और इसमें लिमिट्स डालेंगे हम 0 से लेके x तक। 6 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, 6 को मत ध्यान दो। t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? T square by 2. t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। लिमिट्स डाल लो, कितना? 0 से 2 तक, -3 तो बाहर हो जाएगा। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा? t स्क्वायर पे ध्यान देके इंटीग्रेट करके बताओ। T cube by 3. और लिमिट्स डाल लो 0 से लेके 2 तक। बस इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो x - 0, 0 खत्म हो जाएगा। इसमें डालेंगे तो ये तो पहले 6 2 3 हो जाएगा, 2 6 2 3 6 हो जाएगा। इसमें अपर लिमिट डालेंगे तो 4 और माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो 0, 4 - 0 4 हो गया। फिर माइनस, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। इसमें अपर लिमिट डालेंगे तो कितना? 8 और -0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करूंगा तो 4 3 12 -8 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 12 - 8 कितना हो जाएगा बेटा? 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और आपने अभी अभी डिस्प्लेसमेंट निकाला है कितना? 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट निकाला है। और टोटल टाइम कितना है? डेल्टा टी कितना है? टोटल टाइम लिमिट्स के हिसाब से टोटल टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 सेकंड्स। तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी अभी आपने मुझे बता दिया कि सर 2 मीटर पर सेकंड हो जाए। समझ में आई बात क्या? Yes, sir.
हाँ, इस तरीके से करना है, ठीक है, लेकिन इतना स्लो नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए स्लो चल रहा है। आपको थोड़ा फास्ट हैंड चलाना है, स्टेप्स को स्किप करना है, जल्दी कैलकुलेट करना है और गलत नहीं कैलकुलेट करना है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद बोला गया है कि अ बलून राइजेस फ्रॉम द रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/8, g/8 है ना ये, हाँ ये g/8 है, ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें एरर है, g/8 से वो चल रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में राइज कर रहा है, ऊपर चल रहा है। आ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम इट व्हेन इट हैज राइजन टू अ हाइट h, जब वो h हाइट तक पहुंचता है तो उस बलून से एक पत्थर रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है। तो टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड h ग्राउंड, तो टाइम जो लग रहा है उसको ग्राउंड पर पहुंचने में वो टाइम लग रहा है n√h/g सेकंड्स। तो आपको n की वैल्यू बतानी है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, समझ नहीं आया, 1 मिनट समझाते हैं। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे ये कह रहा है कि ऐसा है ना, कि ऐसा है, एक बलून जो है वो नीचे शुरू में था, ठीक है, बलून वो वाला बलून जो होता नहीं है जिसमें वो ऊपर गोवा वगैरह में रहता है, जिसमें वो ट्रैवल करते हैं, वो वाला बलून की बात कर रहे हैं जो ऊपर हवा में ले जाता है ना। वो मूवी देखी है ना, धमाल मूवी, यस सर। वो लास्ट में ऐसे जाते हैं ना ऊपर वो बलून से में, ठीक है, तो वो वाला बलून है। तो वो बलून को ऊपर ले जाते हैं। अब जब वो बलून ऊपर पहुंचता है और ऊपर पहुंच करके, जब वो बलून ऊपर पहुंचता है ग्राउंड से h हाइट पर पहुंचता है, तो ग्राउंड से जब वो h हाइट पर पहुंच जाता है बलून, तो यहां से पत्थर ड्रॉप किया जाता है। अब जब ये पत्थर ड्रॉप किया जाता है तो इस पत्थर को यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगता है, उन्होंने बोल दिया कि n√h/g लगता है, ठीक है, n√g लगता है, और n की वैल्यू आपको बताना है। यहां तक बात समझ आई क्या? यस सर। अब क्वेश्चन ये भी, Yes, हाँ, sir. क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब ये बलून ऊपर उठता है तो उसका एक्सेलरेशन -g नहीं होता है, उसका एक्सेलरेशन +g/8 होता है। क्योंकि ऊपर उठ रहा है इसलिए प्लस कितने एक्सेलरेशन से उठ रहा है, g/8 के एक्सेलरेशन से उठ रहा है। करेक्ट है क्या? Yes, sir. अच्छा, जब ये h हाइट पर पहुंचेगा तो इस बलून की कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी कि नहीं, वेलोसिटी रही होगी? अगर उस बलून g/8 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और h हाइट पर पहुंचा, तो क्या उसकी वेलोसिटी रहेगी h हाइट पर कि नहीं रहेगी? क्या वेलोसिटी अचानक से गायब हो जाएगी h हाइट पर पहुंचने पर, कि अभी भी वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में रहेगी? सर रही। हाँ बिल्कुल। जब वो बलून जाएगा तो ऊपर पहुंचते 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 अब h पर पहुंचा, तो अब मैंने ऑब्जर्व कर लिया, तो जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा ये तो ऊपर जा रहा है और इस पॉइंट पर भी उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। लेकिन ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, ऊपर डायरेक्शन में है कि नीचे डायरेक्शन में है? ऊपर, अभी भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है? g/8। अच्छा, वो पत्थर जो था, जब हम फेंकने वाले थे, जब हमने ड्रॉप करने ही वाले थे, तो वो पत्थर उस बलून के साथ था। करेक्ट? Yes, sir. तो जब मैंने उस बलून को देखा तो उस पत्थर को भी देखा, और मैंने बोला कि आप लोगों ने बोला कि सर उस बलून की वेलोसिटी कुछ तो रही होगी, मान लेते हैं v वेलोसिटी रही होगी और ऊपर की डायरेक्शन में रही। तो जब वो पत्थर को फेंकने ही वाले होते होंगे तो उस टाइम भी पत्थर के बारे में बात करें तो उस टाइम पत्थर की क्या वेलोसिटी रही होगी कि नहीं रही होगी? हाँ, अभी वो बलून में ही है, बलून के अंदर है, बलून से टच में है अभी भी। तो क्या उस टाइम बलून की सेम वेलोसिटी के जैसा पत्थर की भी वेलोसिटी रही होगी कि नहीं रही होगी? सर रही होगी। हाँ, किस किस डायरेक्शन में रही होगी? डाउन। नहीं, अगर बलून, यही तो समझना है, ठीक है, इसीलिए मैं जानबूझ करके बोल रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है तुम लोग इसमें गलत करोगे, कि अगर बलून ऊपर पहुंचा, कहानी ये हुई कि बलून शुरू में नीचे था, ठीक है, और यही तो समझना, बहुत ध्यान समझना, शुरू में इसकी वेलोसिटी 0 थी, तो पत्थर की भी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। फिर एक्सेलेरेशन दिया गया इसको कितना, g/8 दिया, जिससे वो ऊपर पहुंचा, तो बलून की वेलोसिटी मान लेते हैं u1 हुई, और पत्थर बलून में था तो उसकी भी वेलोसिटी u1 हुई। फिर यहाँ पे पहुंचा, कहीं यहाँ पे पहुंचा तो वेलोसिटी u2 हो गई, तो पत्थर की भी वेलोसिटी बलून में होने की वजह से u2 हो गई। फिर वो h हाइट पे पहुंचा तो बलून की वेलोसिटी v हो गई, और चूंकि पत्थर बलून में था तो बलून की भी पत्थर की भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी,
v हो जाएगी। सही है कि बात नहीं सही है? यस सर। हाँ, ठीक यही है। समझना है कि जब वो शुरू में 0 पे था, फिर वो धीरे धीरे ऊपर उठता गया, तो पत्थर भी साथ में उठता गया सेम वेलोसिटी से u1 फिर वो कहीं और बीच में पहुंचा तो वेलोसिटी u2 हो गई, पत्थर बलून में है तो उसकी भी वेलोसिटी u2 हो गई। जब वो h हाइट पे पहुंचा तो बलून की वेलोसिटी v, तो पत्थर की भी वेलोसिटी क्या हुई? v हुई। कि कुछ और हो जाएगी? v रहेगी। अच्छा, किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में? अपवर्ड। अपवर्ड। हुआ क्या कि जैसे ही मैंने बलून को थोड़ा सा अलग किया, थोड़ा सा सेपरेट किया, तो उस टाइम पत्थर को जैसे ही मैंने अलग किया, थोड़ा सा हटाया, बलून से थोड़ा सा पुश किया आगे की तरफ, बलून से थोड़ा सा हटा दिया, बलून से कनेक्शन खत्म कर दिया, तो जिस टाइम पर मैंने खत्म किया उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी रही होगी। और वो वेलोसिटी कितनी रही होगी? जितना बलून की वेलोसिटी थी उतना ही वेलोसिटी रही होगी। कितनी? v। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। वो अपवर्ड। हाँ, बात समझ में आ रही है? जैसे कि ये मेरे हाथ में एक पेन है, मैं ऐसे 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 हाथ में ले जा रहा हूँ, ले जा रहा हूँ, ले जा रहा हूँ, इसमें कुछ वेलोसिटी 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 है, वेलोसिटी। अचानक से मैंने बलून से हाथ हटा दिया, तो ये फौरन नीचे गिरेगा कि थोड़ा सा ऊपर जा करके फिर नीचे गिरेगा? है ना? जैसे ऐसे ये, तो ऐसे मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे ये वाला। इसमें तो मैं समझा नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कुछ है भी नहीं समझाने के लिए। थोड़ा सा इमेजिन करो, ध्यान दो कि अगर ऐसे फेंका जाएगा बलून, अच्छी खासी 100 की वेलोसिटी से पहुंच सर गया। आपकी वीडियो नहीं दिख रही। वीडियो नहीं दिख रही है मेरी? दिख तो रही है बेटा, दोबारा ज्वाइन हो जाओ लीव करके। ध्यान दो, चलो यहाँ पे ध्यान दो। तो होगा क्या कि जब बलून को ऐसे ही, जब बलून को टच कर हटाने वाले होंगे, कांटेक्ट तोड़ने वाले होंगे, बलून से पत्थर का तोड़ने वाले रहे होंगे, कांटेक्ट टूटने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी? v थी, क्योंकि वो किसमें था? बलून में था। और अब जैसे ही वो बलून से हटाऊंगा तो उस टाइम भी इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी? v। लेकिन अब क्या होगा? अब ये होगा कि अब उस पे एक्सेलरेशन काम करेगा, और अब उस पे अर्थ का एक्सेलरेशन काम करेगा नीचे की डायरेक्शन में, माइनस कितना? g डायरेक्शन में काम करेगा, -g। ये बात तुम लोगों को नहीं समझ में आई क्या? नहीं समझ में आई तो बताओ, मैं समझाता हूं तुम लोगों को। नहीं। अच्छा, एक मिनट। एक सेकंड दो बेटा मुझे जरा, तुम्हें लोगों को समझाने के लिए एक काम बस कर लूं मैं। बस एक काम मैं देख लूं। ठीक, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ,
बस एक सेकंड बेटा, 12वां। हाँ बेटा देखो, देखो ये से बलून है, बलून में से ये पत्थर फेंका जा रहा है, और हुआ क्या कि बलून शुरू में नीचे पर था। वही सेम कहानी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश दोबारा कर रहा हूँ। बलून शुरू में नीचे था, तो मोशन को समझना यहाँ पे कि जब ये बलून ऊपर जा रहा है तो धीरे धीरे इसका वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी यहाँ पे u1 थी, फिर बलून यहाँ पहुंचा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, u2 हो जाएगी। फिर बलून यहाँ h हाइट पे जब पहुंचेगा तो वेलोसिटी बेटा कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। और पत्थर की वेलोसिटी इस कंडीशन में क्या थी, u1 थी। पत्थर की वेलोसिटी इस कंडीशन में क्या थी, u2 थी। और जब ये यहां पहुंचा तो हाथ में है इसके, जब ये इसके हाथ में है तो पत्थर की वेलोसिटी अभी भी कितनी है, हाथ में होने की वजह से अभी भी कितनी है, v। क्योंकि बलून की वेलोसिटी कितनी है, v है। मैन की वेलोसिटी कितनी है, v है। मैन के हैंड की वेलोसिटी कितनी है, v है। और मैन के हैंड में रखा हुआ पत्थर की भी वेलोसिटी कितनी है, v है। करेक्ट है क्या बात यहाँ तक? यस यहाँ तक समझ में आया क्या? अब मैं वो हैंड अचानक से हटा लेता है, वो हैंड में था और वो हैंड अचानक से हटाता है, तो जो उसकी वेलोसिटी थी वो अचानक से 0 हो जाएगी कि v ही रहेगी उस एग्जैक्ट हटने के बाद, जस्ट हटने के बाद। उसके बाद तो कुछ और मामला होगा, हाथ हटने के 1 सेकंड या माइक्रो सेकंड 2 सेकंड के बाद तो कुछ मामला शुरू होने लगेगा। लेकिन जब उसने हाथ हटाया या जैसे ही कांटेक्ट खत्म हुआ तो क्या वेलोसिटी फौरन 0 हो जाएगी कि v रहेगी, किस डायरेक्शन में रहेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। अभी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? जब बलून पत्थर को फेंका जा रहा है तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, v है। और किस डायरेक्शन में बेटा, अभी आप लोगों ने बताया कि सर अपवर्ड में रहेगी। तो अपवर्ड में रहेगी तो अब वो थोड़ा थोड़ा अपवर्ड जाएगा, ठीक है। जब इतना समझ लियो तो ये भी समझो, जब वो अपवर्ड रहेगा तो वो थोड़ा थोड़ा अपवर्ड जाएगा। लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाने का काम करेगा कि घटाने का काम करेगा, वेलोसिटी ऊपर जाएगा जाएगा घटते घटते घटते, यहां जब वो पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 0। हाँ 0 हो जाएगी। फिर उसके बाद वो नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और वो यहाँ पर पहुंच करके मैक्सिमम हो जाएगी, बढ़ते 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 बढ़ते। समझ में आया कहानी क्या? यस सर। यस सर। हम लगाएंगे इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन वर्टिकल मोशन में, क्योंकि एक्सेलरेशन है ut। सबसे पहले हम बलून ये v वेलोसिटी निकालेंगे कि जब वो h हाइट पे पहुंचा तो वेलोसिटी उसकी कितनी रही, ठीक है। तो पहले बलून से बलून के अपवर्ड मोशन पे लगाएंगे, बलून के अपवर्ड मोशन पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, ठीक है बेटा। अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लगाएंगे, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट बलून का कितना हुआ है अपवर्ड मोशन में, ग्राउंड से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, h पॉजिटिव एच की नेगेटिव एच, पॉजिटिव डायरेक्शन में तो पॉजिटिव एच। बलून की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, शुरू में ग्राउंड पे 0 थी, प्लस हाफ, नहीं मुझे ये लगाना ही नहीं है, सॉरी मुझे ये लगाना ही नहीं, टाइम आ जा रहा है ना इसमें तो मेरा काम का नहीं। और आप भी ऐसे ही सीखोगे कि अरे इसमें टाइम का कोई जरूरत नहीं, मैं क्यों लगाऊं, मैं ये लगाऊंगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये वेलोसिटी फाइनल मुझे पता करनी है v स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी अभी आप लोगों ने बताया कि सर 0 है, प्लस की जगह प्लस 2। बलून का कितने एक्सेलरेशन से ऊपर गया बेटा, g/8। और उसकी हाइट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, h है। तो ये हो जाएगा 2gh/8, यानी कि ये gh/4 हो जाएगा। सही है क्या बात यहाँ तक? यस हाँ, तो अब जब ये बलून यहाँ पहुंच गया ग्राउंड से h हाइट पर, उसमें से एक पत्थर ड्रॉप किया गया, और जब बलून को पर से पत्थर ड्रॉप किया जा रहा था तो उसकी वेलोसिटी जो थी वो v स्क्वायर जो था gh/4 था, तो v जो हो जाएगा √gh/4 हो जाएगा, यानी कि √gh/2 हो जाएगा। सही बात लिखा क्या मैंने? यस यस सर। यही सेम वेलोसिटी किसकी होगी, पत्थर की होगी, कितनी, √gh/2 होगी, जो कि अभी मैंने आपको पीछे समझाया है, ठीक है। यस सर। हाँ, और यही वेलोसिटी इस अब
पत्थर की क्या बन जाएगी, अब यही वेलोसिटी पत्थर की बन जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। करेक्ट है क्या बात? यस यस तो सर। मैं स्टोन फॉलिंग डाउन पे लगाऊंगा। अब पत्थर गिर रहा है नीचे, और पत्थर जब गिर रहा है नीचे तब मैं केस लगाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाऊंगा बेटा, ठीक है। समझ में आई बात क्या? यस सर। अच्छा, अब जब पत्थर गिरेगा नीचे की तरफ तो जरा बताना पत्थर का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? H पॉजिटिव H की नेगेटिव H? negative नेगेटिव। नेगेटिव एच। इनिशियल वेलोसिटी पत्थर की कितनी है बेटा? √GH/2 अंडर रूट GH/2। पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं? किस डायरेक्शन में था नेगेटिव। पत्थर? जब मैंने हाथ हटाया तो किस डायरेक्शन में था पत्थर की वेलोसिटी? upward अपवर्ड। तो पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं? पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा, उसको नीचे आने में, ग्राउंड पर आने में कितना टाइम लगा पत्थर को? क्वेश्चन ने बता रखा है, कितना टाइम लगा बेटा? कितना टाइम लगा पत्थर को नीचे आने में? and under root हाँ, H पत्थर को टोटल नीचे आने में जो टाइम लगा है वो लगा अन अंडर रूट H/G, एन अंडर रूट H/G, ठीक है। और प्लस की जगह प्लस, हाफ की जगह हाफ। एक्सेलरेशन, जब हाथ हट गया पत्थर से तो अब पत्थर पे कितना एक्सेलरेशन लग रहा है बेटा? -G -G। टाइम का स्क्वायर कर दूं, एन अंडर रूट H/G का स्क्वायर कर दूं, yes एन स्क्वायर H/G। एन का स्क्वायर एन स्क्वायर होगा, रूट H/G का स्क्वायर करेंगे तो H/2 हाँ। अब देखो बेटा, देखो ऊपर से G रूट में, अच्छा ध्यान से इसको n/2 को अलग कर लेता हूं। ये n/2 को थोड़ा सा सेपरेट करके पहले लिखता हूं। ये रूट वाली चीज सब एक में ले, तो रूट में ऊपर GH है और रूट में यहाँ पे H/G है, सही है ना? यस सर यस सर। हाफ GN स्क्वायर H/G। सही कर रहा हूं तो बताना, गलत कर रहा हूं तो बताना। देखो बेटा, ऊपर से G नीचे से G कैंसिल हो गया, और अंडर रूट H मल्टीप्लाई होकर के H हो गया, तो NH/2 बचा मेरे पास। यहाँ पे बात करूं बेटा तो ऊपर G नीचे G कैंसिल हो गया, और ये बचा ऊपर माइनस N स्क्वायर H/2 हो गया, और यहाँ पे क्या बचा है बेटा? माइनस ऑफ H बचा है। करेक्ट है क्या यहाँ तक बात? yes सर यस सर। माइनस H इज इक्वल्स टू NH माइनस N स्क्वायर H/2, सही है। यस सर NH में से, सर। दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं टर्म में से? and H NH। NH ले सकते हैं। तो NH कॉमन ले लिया मैंने, NH कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 माइनस N बचेगा। सही है क्या बात यहाँ तक? यस यस सर। इधर से H कैंसिल हो जाएगा और 2 उधर हो जा करके -2 हो जाएगा। सही है क्या बात? yes यस यस और सर। वापस से N माइनस N स्क्वायर हो जाएगा। सही है? यस सर यस जो हो सर। जाएगा N स्क्वायर माइनस N माइनस 2, N स्क्वायर माइनस N माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। देख लू मैं, N स्क्वायर माइनस N माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। N स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 N माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही करते हैं क्या स्प्लिट द मिडल टर्म? स्प्लिट द मिडल टर्म पता है आप लोगों को? फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, ऐसे ही करते हैं कि गलत कर रहा हूं मैं? सही है गलत है? भाई इस 2 को देखो, 2 को क्या लिख सकता हूँ? 2 1 2 लिख सकता हूँ, और इस 2 इस 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ का 1 जो दिख नहीं रहा है वो आ जाएगा, तो 2 माइनस 1। ऐसे ही करता हूँ ना, ऐसे ही किया जाता है ना? हाँ बस यस बताओ, सर। n स्क्वायर माइनस 2n प्लस n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से n कॉमन लोगे, n माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लोगे, तो यहाँ 1 कॉमन लिख देता हूँ, -2 इज इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 2 कॉमन हो जाएगा और n प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। n की वैल्यू 2 आ गई और n की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। टाइम जो था वो हमारा n अंडर रूट H/G था। n की वैल्यू अगर मैं -1 रखूंगा तो टाइम पॉजिटिव बन जाएगा कि नेगेटिव बन जाएगा? negative नेगेटिव। नेगेटिव टाइम वैलिड होता है कि इनवैलिड होता है? इनवैलिड तो यहाँ पे इस केस में इनवैलिड हो जाएगा n की वैल्यू। और यहाँ पर अगर मैं रखूं n इज इक्वल टू 2 तब वो पॉजिटिव बनेगा, और उस पॉजिटिव के केस में टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? वैलिड हो जाएगी। बात समझ आई क्या? यस तो n की क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा? 2
बस तुम लोग को यहाँ समझना था, तुम सॉल्यूशन देखने जाओगे पता नहीं क्या क्या कर रखा है। तुमको बस ये ध्यान रखना है कि जब पत्थर को रिलीज किया जा रहा है तो पत्थर की वेलोसिटी 0 है कि नहीं है? नहीं है नहीं, पत्थर की वो वेलोसिटी है जो उस बलून की वेलोसिटी उस टाइम पर है, उस हाइट पर है। सही बात? यस सर। और वो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? अपवर्ड डायरेक्शन में है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है? अपवर्ड। तो पॉजिटिव रखेंगे वैल्यू कि नेगेटिव वैल्यू रखेंगे? पॉजिटिव। तो यहाँ पे मेनली आपको दो चीजें समझना था और वही इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, हर जगह इस्तेमाल कर लेना है कि ये वेलोसिटी आपने समझा कि जब पत्थर को ड्रॉप किया जाएगा तो एग्जैक्ट वही वेलोसिटी होगी पत्थर की उस हाइट पे जितनी बलून की वेलोसिटी थी। और यहाँ पे दूसरी चीज ये समझना है कि जब यहाँ वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर पॉजिटिव रखना होगा कि नेगेटिव रखना होगा। तो जब ड्रॉप किया जा रहा था, जिस टाइम पे कॉन्टैक्ट छूट रहा था, उस टाइम पर वेलोसिटी √GH/2 थी, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में थी, इस वजह से मुझे पॉजिटिव डालना है। जो साइन कन्वेंशन सिखाया वही यूज हुआ है यहाँ पे, जो कॉन्सेप्ट सिखाया वही यूज हुआ है यहाँ पे, बस थोड़ा सा मैथ्स लगाना है और सॉल्व कर देना है। देखिए क्वेश्चन लगेगा बड़ा मुश्किल है, अरे क्या पूछ लिया, पर है कुछ नहीं, एक बार तुम समझ जाओगे है कुछ नहीं, और ऐसे ही थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो है कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और बचा है, थोड़ी सी और मेहनत करते हैं और इसको खत्म करते हैं जल्दी से। ठीक है, तुम लोग रिस्पांस दिया करो जल्दी जल्दी, सारी चीजें अच्छी। लास्ट क्वेश्चन बचा, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टॉल टावर विद द वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड टाइम at time t1 its horizontal and vertical component of the velocity are equal and at time t2 its horizontal and vertical displacement are equal। तो t2 माइनस t1 निकालना है। ठीक है, टाइम अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 25 करना है बेटा हमको। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक हाइट टावर से 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैं फेंक रहा हूं और ये बॉडी ऐसे मोशन करने जाती है और ऐसे कंप्लीट करती है अपना मोशन। ठीक है, यहां टाइम t1 हो गया, टाइम यहां पर t1 हुआ, और इस टाइम पर जो उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है vx और वर्टिकल वेलोसिटी है vy वो सेम है। यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग vx और vy सेम है टाइम t1 पे। अब जब यहां वो टाइम t2 पर पहुंचा, तो जब वो यहां टाइम t2 पर पहुंचा तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि horizontal vertical common velocity at time t2 horizontal versus displacement are equal, horizontal and vertical displacement equal है। तो जब ये यहां पहुंचा बेटा, ध्यान देखना, क्वेश्चन नहीं समझ में आया पूछो, जब ये यहां पहुंचा बेटा तो इसका डिस्प्लेसमेंट, ये यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट h हुआ, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और ये यहां से यहां तक का इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मान लो x हुआ। ठीक है, तो इस केस में यहां पर क्या हो रहा है, x इक्वल्स टू एच हो रहा है, और इस केस में यहां पे क्या हो रहा है, vx इक्वल्स टू वी वाई हो रहा है। करेक्ट है बात क्या? यस सर। क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो एट टाइम t1 की बात करते हैं, t1 टाइम पर क्या है। ठीक है, अच्छा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 30 थी, तो t1 टाइम पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? 30, क्योंकि आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है? नो सर। नो सर। अच्छा, Yes, sir. t1 टाइम के बाद वर्टिकल मोशन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, वर्टिकल मोशन में हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at होता है, लेकिन चूंकि वर्टिकल मोशन में लगा रहे हैं तो vy uy ay हो जाएगा, और टाइम t1 हो जाएगा क्योंकि t1 टाइम पे बात कर रहे हैं। वर्टिकल मोशन में वेलोसिटी निकालना है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी बॉडी की? 0 प्लस एक्सेलरेशन क्या रखूं? -g। माइनस जी, और टाइम कितना है? t1 है। करेक्ट है क्या? यस। तो vy इज इक्वल्स टू माइनस जी t1 हो गया, लेकिन उन्होंने बोला है vx vy बराबर है, मतलब vx बराबर vy बराबर 30। सही है क्या? यस। यस। हाँ, तो मैं vy रखूंगा मैग्नीट्यूड 30, डायरेक्शन माइनस में, तो माइनस जी t1। सही है क्या? यस। vy की वैल्यू 30 आ गई ना कंडीशन के हिसाब से, तो मैंने रख दिया। अब डायरेक्शन नीचे है तो माइनस लगा दिया, नहीं भी लगाओगे तो गलत हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना, तुमको समझना होगा थोड़ा। बात समझ में आई क्या? यस यस सर। प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जी की वैल्यू 10 उधर भेजेंगे तो 30 अपॉन 10 इज इक्वल टू t1। सॉल्व किया हमने तो t1 की वैल्यू कितना हो गई बेटा? 3 सेकंड। 3 सेकंड्स। t1 की वैल्यू 3 सेकंड्स हो गई। अब t2 निकालना है। जब वो टाइम t2 पे पहुंचा बेटा, एट t2, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन लगाएंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड
स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, t2 है तो t2, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी थी शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरी जर्नी में? 30 और टाइम t2 हुआ। करेक्ट है बात यहाँ तक? यस सर। हाँ ठीक Yes, है। sir. चलो, सर ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 30 उन्होंने दे रखा था। नहीं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहाँ 30? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो x है, हॉरिजॉन्टल स्पीड 30 है, हॉरिजॉन्टल स्पीड 30 है, जो कि ये शुरू में 30 है, पूरी जर्नी में 30 रहेगी, क्योंकि आपको पढ़ाया है मैंने कि पूरी की पूरी जर्नी में हॉरिजॉन्टल मोशन में यूनिफॉर्म मोशन होता है, इसलिए वो चेंज नहीं होता। हाँ, अब वर्टिकल मोशन की बात कर लेते हैं। वर्टिकल मोशन में मुझे चाहिए, वर्टिकल मोशन में चाहिए, अब चूंकि टाइम की बात हो रही है और वर्टिकल मोशन की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो ये बात आती है इसमें एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि वर्टिकल है तो यू वाई एस वाई यू वाई ए वाई लगेगा। एस वाई मैंने बोल रखा है ऑलरेडी, माइनस वाई बोल दिया मैंने, ठीक है, करेक्ट है बात? माइनस वाई होगा कि Yes, प्लस वाई? sir. इसको एच लिखा है ना मैंने, वाई कर देता हूं। माइनस वाई होगा कि प्लस वाई होगा? Yes. डिस्प्लेसमेंट यहां से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो नीचे की डायरेक्शन में हो रहा है कि ऊपर की डायरेक्शन में हो रहा है? नीचे की डायरेक्शन। तो पॉजिटिव वाई होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट की नेगेटिव वाई होना चाहिए? नेगेटिव वाई। Negative. ये सब तुम लोग कैसे भूल रहे हो? इनिशियल वेलोसिटी क्या है बॉडी की वर्टिकल मोशन में? सिर्फ वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 0। तो ये खत्म हो गया, प्लस की जगह प्लस, हाफ की जगह हाफ। एक्सेलेरेशन क्या रखूं? -3 टाइम क्या रखूं? t2 t2, लेकिन स्क्वायर स्क्वायर हो जाए। अब यहाँ से माइनस खत्म, y इज इक्वल्स टू g बाई 2 t2 स्क्वायर, करेक्ट? यस लेकिन उन्होंने कंडीशन क्या बोली है? उन्होंने बोला है कि भैया जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है बराबर है, x और y क्या है? बराबर है। करेक्ट है बात? यस Yes, sir. तो यहाँ x की वैल्यू रखो 30 t2, x की वैल्यू 30 t2 रख दिया, इक्वल्स के इक्वल y की वैल्यू क्या रखो? g बाई 2 का मतलब 5 t2 स्क्वायर। करेक्ट? इनकरेक्ट? यस। अब देखो t2 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 30/5 कैलकुलेट होकर के t2, फिर वो कैलकुलेट होकर t2 कितना हो जाएगा बेटा? 6 हो 6. जाएगा। अब मुझे बताओ t1 माइनस t2, t1 माइनस t2, t1 कितना? t2 माइनस t1 पूछा था, t1 माइनस t2 पूछा था, t2 माइनस t1 पूछा था। अब मुझे बताओ t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, t2 की वैल्यू बताओ बेटा कितना रखा है? अभी हमने कितना निकाला? 6 माइनस t1 की वैल्यू कितनी थी? 3 देख लो इसमें, t1 की वैल्यू 3 थी। तो अब आपको इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? तो बस ये, हाँ ठीक है। अब आप लोग मुझे पूरे क्लास का सेशन का एनालिसिस बताओ कि कैसा लगा? क्वेश्चन मुश्किल लगा? जेन्युइनली बताना, ये नहीं मुश्किल लगा, कि प्रैक्टिस की कमी लगी, कि क्वेश्चन से फैमिलियरिटी नहीं थी, कि आपकी कमी थी कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, कि आपकी कमी थी कि आपने क्वेश्चंस हर तरीके के नहीं किए? क्या बातें हुई हैं महक बताइए? सर मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की, कम। चलो, मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की थी, चलो ठीक, एटलीस्ट ऑनेस्ट कुछ तो एनालिसिस करो अपने बारे में कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की थी। क्वेश्चन से फैमिलियरिटी थी महक बेटा आपको कि नहीं थी? कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फैमिलियर थी, तुम पहचान रही थी क्वेश्चंस? सर थोड़ी सी ना कंफ्यूजन हो जाती है। हाँ, तो जब लगाओगे तभी फैमिलियरिटी रहेगी कि अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी पूछता है, ऐसे भी पूछता है। तो यहाँ तो मैं तुमको बता दूंगा क्या करना है। देखो बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उसको अप्रोच कैसे करना है यहाँ मैं बता दूंगा। लेकिन बेटा तुम कभी आप नहीं कर पाओगे जब तक तुम लगाओगे नहीं सवाल। मुश्किल सवाल में जब तक 10 घंटा नहीं, जब तक 30 मिनट दोगे नहीं मुश्किल सवाल में, तब तक कुछ सीखोगे नहीं जिंदगी में। मेरा कहने का मतलब है कभी कभी ऐसा करो कि एक कुछ क्वेश्चन में 10 मिनट से ज्यादा दो, 20 मिनट दो, लेकिन सीखो। तो जब तुम एक जगह सीखोगे ना तो वो कई जगहों पे आसान कर देगा। फिर 10 मिनट कहीं 20 मिनट दो क्वेश्चन पे, वो सीखोगे तो कई जगहों पे आसान कर देगा। तो थोड़ा सा इंडल्ज हो, लगाओ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 40 क्वेश्चन रेगुलरली लगाओ, कह तो रहे हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि कुछ मुश्किल क्वेश्चन आ जा रहे हैं और तुमको करने में टाइम लग रहा है तो टाइम दे दो थोड़ा, कभी कभी दे दो, कभी कभी मत दो, सॉल्यूशन देख लो या सॉल्यूशन पूछ लो, लेकिन तुम करो। सबसे पहले तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखो, समझो कि क्या पूछ रहा है, कैसे कर रहा है, थोड़ा सा इंडल्ज करो। दूसरी चीज, क्या कैलकुलेशंस में मिस्टेक हुई तुम लोगों की? कैलकुलेशंस
तुम लोगों को समझ में आई कि कैलकुलेशंस के बारे में इस पूरे सेशन में क्या कहना है? कैलकुलेशंस मुश्किल थी, कैलकुलेशंस आसान थे कि ये कैलकुलेशंस देख के लग रहा है कि अरे इसमें तो हम गलती कर देंगे, कि लग रहा है कि नहीं गलती नहीं करेंगे, बस चीजें पता होनी चाहिए? बताओ महक। कैलकुलेशंस तो इजी थी। हाँ ठीक है, गलती करने के चांसेस हैं? ऐसा लगता है कि हम इसको करेंगे तो गलती कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नो सर। हाँ, No, कैलकुलेशन। सर नो सर। अब तीसरी चीज आप मुझे ये एनालिसिस में बताओ कि पूरे सेशन में आपको अप्रोच कैसी लगी, कि जो अप्रोच है वो हम अप्रोच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो हमको क्या करना चाहिए कि जिससे हम अप्रोच बना ले? क्या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा बढ़ानी चाहिए, कि कॉन्सेप्ट पे ज्यादा पकड़ होनी चाहिए, कि क्वेश्चन अच्छे से समझ ज्यादा आना चाहिए? क्या होना चाहिए इन तीन चीजों में से? सर प्रैक्टिस। सर प्रैक्टिस, ठीक है। और दूसरी क्वेश्चन भी सबसे अच्छे से इंपॉर्टेंट चीज, समझेगा, समझाना चाहिए क्वेश्चन, क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन समझ में आना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? हम एक बार में बस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो अगर प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन की समझ भी बढ़ेगी, ठीक है? तो ये मेरी चीज कहने का ये भी तरीका है कि अगर आपको समझ बढ़ानी क्वेश्चन की ना, तो प्रैक्टिस अगर करोगे ज्यादा तो वो अपने आप बढ़ने लगेगी क्वेश्चन की समझ। तुमको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर तुमको ये रहेगा कि 2 बार ध्यान से पढ़ना है, 3 बार ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? और चौथी चीज कि क्या इस तरीके से आप टेस्ट में कर सकते हो लिमिटेड टाइम में, कि इस तरीके से करने में 1 घंटा आपको कम पड़ जाएगा? सर कर सकते हैं, कर प्रैक्टिस सकते हैं, करेंगे ना तो हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 25 में से 25 तो नहीं कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। कर लिया आप लोग तो सुपर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 25 में से अगर आप 20 भी क्वेश्चंस इतने स्मूथ अप्रोच के साथ लगा के कर सकते हो तो कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो करने में कुछ नहीं है, ये आप अपने करने पे बैठोगे तो आपका कैलकुलेशन इजी है, आप फटाफट फटाफट 2 स्टेप स्किप करके आगे बढ़ के लगा लोगे। मुझे करने में टाइम इसलिए लगा क्योंकि मुझे एक एक स्टेप समझाना है और मुझे सारे बच्चों को समझाना है। तो ये मत देखो कि सर 1.5 घंटे में आप इतने ही सवाल लगाए हो। भाई सवाल लगाने को तो मैं बहुत सारे लगा दूं, अभी 30 सवाल लगा दूंगा 1 घंटे के अंदर खटाखट खटाखट, अगर मैं अपने हिसाब से करना चाहूँ। तो ये मत सोचना कि सर ने इतना कम सवाल लगवाए। तुम ये सोचो कि सर ने जो चीजें हमें सिखाई है वो हम क्या कर सकते हैं सेम टाइम में, स्टेप जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसमें मिस्टेक्स कितनी हम करेंगे कि नहीं करेंगे, उसमें अप्रोच सीखने में हमको कितना टाइम जाएगा, उसमें हमारी जो प्रीवियस प्रैक्टिस है उसको हमको कितना करना पड़ेगा। और 5वीं इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको अपने अप्रोच को और अपने डेली प्रैक्टिस को सिस्टमैटिक करना है। तो हम सिस्टमैटिक कैसे करें? क्या कोई भी रैंडम बुक उठा के लगाना शुरू कर दें कि नहीं? बैठ के एक दिन पहले हम सिस्टम बनाएं, देखो ये बुक पकड़ना है हमको, इसमें से यहां तक का डेली का टारगेट बनाना है और लगाना है, ठीक है? तो 5वीं चीज आपको ये करनी है कि 1 दिन तो 2 दिन तो बैठ के ये लगाओ कि पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है, क्वेश्चन किस तरीके से। 10 तरीके की बुक है, सब में लगाना है कि मॉड्यूल पहले थोड़ा सा देख लो ओवरव्यू, कि मॉड्यूल्स लगाना है कि प्रीवाइक्यूज लगाना है, क्या क्लास नोट्स को पढ़कर पढ़ना है, क्लास नोट्स से तो प्रैक्टिस होती है, या कोई और बुक है वो पकड़ना है, या एनसीईआरटी लगाना है। एनसीईआरटी तो अभी नहीं कहूंगा मैं लगाने की, या जितनी भी तरीके की आपके पास बुक है, क्योंकि सभी बच्चों के पास कुछ ना कुछ इधर उधर से बुक आई जाती है पीडीएफ फॉर्म में। आज कोई बड़ी बात नहीं किसी के पास बुक होना, सभी के पास हो जाती है। ये चीजें अब आपको सोचना है, 2 दिन तो बैठ के लगाओ कि सिस्टम क्या बनाए हम। क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट कोट जो बड़े स्कॉलर्स कहते हैं कि टू नो व्हाट टू स्टडी और टू नो वेयर टू स्टडी, वेयर टू फाइंड द इंफॉर्मेशन इज हाफ द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन या नॉलेज, टू नो वेयर टू फाइंड द नॉलेज इज 50% ऑफ द नॉलेज। कहां पे हमको नॉलेज मिलेगी ढंग से ये पता चल जाए ना तुमको, तो आधी नॉलेज तुमको मिल गई। तो 2 दिन 1 दिन 2 बैठ करके समझो कि ये करना क्या मुझे, इस बुक में ज्यादा बेटर है, मुझे अच्छे समझ में आ रहा है, इस बुक में या इससे मुझे इस तरीके से लगाना है कि इसमें से 10 सवाल लगाने और इस बुक में से 5 सवाल लगाने, या कोई और अप्रोच की नहीं, मुझे तो पहले इजी लगाना है ताकि मेरा फ्लो बन जाए, फिर उसके बाद मैं अपने इस वाली चीज पे काम करूंगी या काम करूंगा कि मैं टफ क्वेश्चन के अप्रोच, या नहीं मुझे शुरू से ही इंडल्ज होना है, इसमें आदत बनानी है कि डेली के 5 से 10 टफ क्वेश्चन डेली लगाऊं, ताकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो बनता जाए, क्वेश्चन करने की हैबिट जो है बनता जाए, क्वेश्चन का अप्रोच बढ़ता जाए बनता जाए। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, हर पर्सन का अपना अलग अलग सब्जेक्टिव है। किसी का ये है कि फ्लो नहीं बन रहा है,
वो फ्लो बनाने के लिए इजी क्वेश्चंस लगाओ। किसी का नहीं है कि नहीं भैया फ्लो तो मेरा ठीक है, काम चल जाएगा, बड़े क्वेश्चंस, हैवी क्वेश्चंस का अप्रोच अच्छा नहीं है, मुझे वो अप्रोच बनाना है, तो मैं इस बुक से एससी वर्मा ले लिया, चलो एससी वर्मा तो मत लो, या मॉड्यूल्स के जो लास्ट के क्वेश्चन है वो हैवी होते हैं वो उठा लिया, या पीवाईक्यूज के क्वेश्चन सबसे पहले उठा करके तो वही करो कि उसमें से जो हैवी क्वेश्चन दिख रहा है वो उठा के डेली डेली 10 क्वेश्चन लगा ली। ये चीजें अब आपको करनी है, एनालिसिस करना है। और साथ ही साथ आपको ये भी करना है कि जो हमारा टेस्ट हुआ है उसमें हम देखेंगे कि 7 क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, क्या कमी थी। 4 से 5 पॉइंट बताया है कि भैया क्यों गलत हुआ, प्रैक्टिस की कमी थी, क्वेश्चन अप्रोच की कमी थी, कि हम कर सकते थे नहीं कर पाए, या हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है, समझ आ रहा है लेकिन अप्लाई कैसे करना है वो नहीं समझ में आ रहा है। ये 5-6 पॉइंट्स क्वेश्चन बना लो और अपना बना करके सोचो, समझो, लिखो। हर टेस्ट के बाद ये 6 पॉइंट्स होने चाहिए आप लोगों के। मैं वो सवाल पूछूंगा अगले टेस्ट के बाद, वो 6 पॉइंट्स 6 सवाल जो आज आपको क्लास में बताया है, और सवाल पूछने के बाद आपका एनालिसिस हो जाएगा। एक तो आपको इंस्टीट्यूट एनालिसिस करके दे देता है, वो समझ में आता है। एक अपना खुद का एनालिसिस करो, ये 5 से 6 सवालों का जवाब, और एक अपना खुद का सिस्टम बनाओ। ठीक है, एक बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर बार बनाना पड़ेगा। अच्छा इस चैप्टर फिर से बना लेते हैं सिस्टम कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। हर चैप्टर में बना लो सिस्टम, 2 घंटा दो 1 घंटा दे दो, उसके बाद पढ़ो बेटा। सब चीज तुम्हारे लिए आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बस सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है क्या पढ़े कैसे पढ़े, क्योंकि बुक लेने जाएंगे, अरे बाप रे 600 क्वेश्चन तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ही हम कैसे करें, उसमें साथ ही साथ पीवाईक्यू में देखूं तो 250 क्वेश्चन तो पीवाईक्यू के हैं पिछले 4 से 5 साल के, मैं कैसे करूं। हालत खराब हो जाती है, सोचते सब करना नहीं, सब नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। किसी का भी सब करके सिलेक्शन नहीं हुआ, ना कोई आज तक सारे के सारे सॉल्व कर पाया। मेन मकसद, मेन टारगेट निकालना है हम लोगों का कि जेईई मेंस में स्कोर अच्छा आ जाए। मेन टारगेट ये नहीं है कि जेईई मेंस की तैयारी में हम सारा का सारा बुक का और सारा का सारा मॉड्यूल का और सारा सारा पीवाईक्यू का क्वेश्चन क्यों नहीं लगा पाए, और ईगो सेटिस्फैक्शन नहीं करना है ये सवाल क्यों नहीं लग रहा। कभी कभी ईगो सेटिस्फैक्शन भी जरूरी है, लेकिन हर बार ईगो सेटिस्फैक्शन नहीं करने के सवाल नहीं लग रहा है, टाइम जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, छोड़ो क्वेश्चन को, मुझसे पूछो मैं बताऊंगा। छोड़ो क्वेश्चन को, सोल्यूशन देख लो, छोड़ो क्वेश्चन को, आगे बढ़ के अपना टाइम इफेक्टिवली लगाओ। ये सारी बातें तुम लोगों को आज समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, ये कुछ क्वेश्चंस लास्ट के मैंने आपको करवाए हैं और कुछ क्वेश्चंस शुरू के 15-16 क्वेश्चंस दूसरे बैच को करवाए हैं। तो उधर की रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज रहा हूं और ये वाली रिकॉर्डिंग कल तक आ जाएगी, दोनों मिक्स करके आप देख लेना, और इधर की रिकॉर्डिंग मैं उधर भेजूंगा तो फिर वो लोग देख लेंगे। ठीक है बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।